नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में। इस पाठ के हम मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे और हर महत्वपूर्ण बिंदु पर हम विस्तार से बात करेंगे, जिससे आप लोगों को इस पाठ को समझने में पूरी मदद मिल सके। कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी, ये मैं पूरी तरह से सुनिश्चित करता हूँ। इस पाठ में हम मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, इस पाठ के संदेश की भी हम बात करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ भी हम साथ साथ बताएंगे, भावार्थ की और उसके सारांश की बात करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी बातें मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं। अधिक से अधिक जानकारी के लिए और अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से इस चैनल से जुड़ी हुई हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं हम। देखिए बच्चों, जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो ज़रूरत होती है कि उस पाठ के अंदर क्या ख़ास बातें हैं, क्या ज़रूरी बातें हैं, जिसको समझने के बाद हम पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। मैं यहाँ समझने की बात कर रहा हूँ, रटने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप समझ लेते हैं तो उसका एक आनंद ही अलग होता है। तो हम देखते हैं कविता के जो मुख्य बिंदु हैं, यानी कभी भी आप साहित्य का कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। जो रचनाकार होता है, यानी लेखक हो या कवि हो, अपनी रचना के माध्यम से कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है। यानी किसी रचना की जो शुरुआत है एक विचार से, एक थॉट से ही होती है। थॉट यानी विचार जो है वो एक बीज है, एक सीड की तरह है, और जो कहानी, नाटक, कविता जो आप पढ़ते हो उसका ट्री है, उसका एक वृक्ष है। तो आप वृक्ष को तभी समझ पाएंगे जब आप देखेंगे उसका बीज कैसा था, यानी उसकी शुरुआत कैसी थी, उसका विचार किस विचार से वो शुरुआत होती है। तो हम उसी की बात करेंगे। कविता के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं आज़ादी का महत्व। कविता आज़ादी के महत्व की बात करती है। प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, सुने से बहुत सारी बातें आपको समझ आएंगी, रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं इस जो अभी आप पढ़ रहे हैं पहला वीडियो हम पंछी उन्मुक्त गगन की, एक दूसरा वीडियो भी आपके सामने आएगा जिसमें हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप देखने के लिए इंतज़ार कीजिए। पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो दूसरा बिंदु हमने कहा प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्रता प्रिय होती है, आज़ादी सभी सुखों से बढ़कर है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को ही हमारे सामने रखा है। तो हम एक एक बात को देखते हैं कि बिंदु को। आज़ादी का महत्व, यानी कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि हर मनुष्य के लिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, यानी कोई भी प्राणी या एक कॉमन सा वर्ड या मान के चलिए, हर प्राणी के लिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, आज़ादी का बहुत महत्व होता है। बिना आज़ादी के वो अपना विकास नहीं कर सकता, जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास वो नहीं कर सकता। आपको यदि कोई कमरे में बंद कर दे और उसके बाद में सारी सुख सुविधाएं आपको दे दे, कुछ दिन हो सकता है आपको अच्छा लगे, उसके बाद आपको महसूस होगा कि जो पहले वाली ज़िंदगी थी जिसमें हम आज़ाद थे, चाहे हमारे पास खुशियाँ कम थी, वो सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी कम से कम आज़ाद तो थे। तो ये आज़ादी जो है हर मनुष्य का, हर प्राणी का एक बहुत बड़ी उसकी ज़रूरत है। इसके बिना उसे अच्छा नहीं लगता। प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। प्राणी शब्द का इस्तेमाल किया गया तो इसका अर्थ है पशु, पक्षी, मनुष्य सभी इसमें शामिल हैं। पशु को आप बंद कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता। आप उसकी भाषा ना समझ पाएँ, यह अलग बात है। उसके बाद अगर आप किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करते हैं, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको कहीं किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो भी आपकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। आप अपने अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीना चाहता है, अपने हिसाब से कुछ करना चाहता है। आप देखिए, स्त्रियों को कई जगह पढ़ाया नहीं जाता, उनको कहा जाता आप घर का कार्य करो, घर का कार्य करना आपका काम है। तो एक तरह से उन पर बंधन उनको लगा दिए गए, पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनको लगता है कि दूसरे पुरुष पढ़ सकते हैं, लड़के पढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो उन पर भी बंधन है, उनको भी बंधन में रखा गया, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, पढ़ने की आज़ादी छीन ली गई, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। गांव वगैरह में अभी आप देखते हैं ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। और पक्षी को बंद करेंगे उसको भी अच्छा नहीं लगेगा।
जानवर को भी अच्छा नहीं लगता है, बेशक आपको अच्छा लगता है उसको बंद करके। आज़ादी सभी सुखों से बढ़कर है। अब तीसरा बिंदु क्या है, ये कहता है कि आज़ादी अगर आपकी छिन जाए और आपको सभी सुख सुविधाएं दे दी जाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कुछ दिन आपको अच्छा लगता है, उसके बाद आपको लगता है कि पहले वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर थी। तो यानी कि जो आज़ादी है वो सभी प्रकार के जो सुख हैं, लग्जरी वाली हमारी लाइफ है, जिसको हिंदी में हम विलासी जीवन बोलते हैं, उससे बढ़कर क्या है, आज़ादी है। कहते हैं हमारे पास चाहे सुख सुविधा के साधन चाहे कम हों, लेकिन कम से कम हम अपने ढंग से जी सकते हैं, अपने ढंग से रह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हर मनुष्य को, हर प्राणी को ये पसंद होता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को ही हमारे सामने रखा। यानी इस कविता को लिखने का जो उद्देश्य था वो कवि का ये है कि वो कहना चाहता है कि प्रत्येक प्राणी के लिए आज़ादी का महत्व होता है। बिना आज़ादी के, बिना स्वतंत्रता के कोई भी प्राणी खुश नहीं रहता, विषय चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। यानी कि आज़ादी का जो विस्तार है पशु पक्षी मनुष्य सभी तक है। तो इस कविता का जो संदर्भ है, इस कविता का जो संदेश है, उसको आप विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल थोड़ा कम शब्दों में ना समझें, किसी मनुष्यों तक इसको सीमित ना करें, पशु पक्षियों तक सीमित ना करें। इसके संदेश को, इस कविता के संदेश को आप पशु पक्षी और मनुष्य तीनों से जोड़ करके ही समझाएंगे। मेरी इस वीडियो को जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको बार बार वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। आप देखेंगे इसमें बहुत सारी बातें आप समझ चुके हैं। असली बात क्या होती है देखिए, इसमें आप अपनी बातें जोड़िए, अपने अनुभव जोड़िए, अपना एक्सपीरियंस जब आप जोड़ते हैं, अपने दादा दादी, नाना नानी या जो भी आपके पास उपलब्ध अपने शिक्षक शिक्षिका सभी से इस बारे में चर्चा कीजिए। उसके बाद आप जो लिखेंगे वो बहुत ही अच्छा उत्तर होगा, वो आपका अपना उत्तर होगा। जब आपका अपना उत्तर होगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, और आप जब अपने हिसाब से लिखते हैं तो आपकी जो समझ है वो विकसित होती है और आप बेहतर तरीके से अपनी बात को रखना सीखते हैं। चाहे वो स्कूल में रखें, चाहे आप प्रश्नों के उत्तर लिखते समय इस बात को रख सकते हैं, या किसी और से जब आप बात करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास होता है, जिससे आप दूसरों के सामने बात करने की क्षमता रखते हैं। आपके पास अच्छे शब्द होते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि जितना आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे, जितना आपके अंदर तर्क करने की, लॉजिक करने की क्षमता होगी, उतना अच्छा आप उत्तर लिखेंगे, उतना अच्छा लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो अब हम इन सभी बिंदुओं को समझते हुए बढ़ते हैं कविता की तरफ कि कवि क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पहले इस कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पूरी कविता एक बार हम पढ़ लेते हैं। आगे देखिए क्या है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अंतिम देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखिए बच्चों, आप जब भी किसी कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको जैसा मैंने अभी पढ़ा है आपको इसी तरह से उसको पढ़ना होता है, समझना होता है। दूसरों के सामने जब आप इस तरह से पढ़ते हैं, आगे जब आप वीडियो देखेंगे, मैं इसको गा करके, अभी तो मैंने इसको रिसाइट किया है, वाचन किया है। अगली बार जब आप वीडियो देखेंगे, जब मैं इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा करूंगा, तो तब मैं आपको इस कविता को पूरी संगीत के साथ में गा करके सुनाऊंगा। अभी आपको जैसा मैंने कविता को पढ़ा है उसी तरह से आप इसका अभ्यास करें। कई बार हमारे स्कूल्स में कविता वाचन प्रतियोगिता होती है या कक्षा में बोला जाता है कि आप इसको सुनाइए, तो जैसा मैंने बोला है, जैसा मैंने इसका उच्चारण किया है, वाचन किया है, आप उस तरह से इसको करने का अभ्यास करें, उससे भी बेहतर करने का अभ्यास करें। ठीक है, तो अब हम कविता की व्याख्या करते हैं।
पक्षी क्या कहते हैं हमसे? मनुष्यों से कहते हैं। जो लोग पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, उनकी आज़ादी छीन लेते हैं, ऐसे सभी लोगों को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए पक्षी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त होता है आज़ाद, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी जो हैं, हम खुले आकाश में उड़ने के आदी हैं। आदि मतलब यूज टू हैं, हमारी आदत है खुले आकाश में उड़ना। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अगर आपने हमें पिंजरों में, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरों में अगर आपने हमें बंद कर दिया तो हम गा नहीं पाएंगे, यानी कि हम खुश नहीं रहेंगे। हम बोलेंगे, आपको लगेगा कि हम गा रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा दर्द होगा, हम उसको गा नहीं पाएंगे, यानी खुश नहीं रहेंगे। आप इस बात को समझिए। आगे वो बता रहे हैं हमारे साथ क्या होगा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आप हमें सोने के पिंजरे में बंद कर देंगे। कनक मतलब होता है बच्चों सोना, गोल्ड। तीली मतलब है जो आपने पिंजरा देखा होगा, पिंजरे की जो रॉड होती हैं, जो स्टिक्स होती हैं, वो लोहे की होती हैं कई बार, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर देंगे तो जो उसकी तीलियाँ हैं, स्टिक्स हैं, वो गोल्ड की होंगी। तो वही ऐसे सोने के पिंजरे के बारे में पक्षी कहता है कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहता है कि आप हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दोगे, लेकिन हम तो आज़ाद होना चाहेंगे, और आज़ाद होने के प्रयास में बार बार हम अपने पंख पिंजरे से टकराएंगे। और तीलियाँ कौन सी हैं? सोने की तीलियाँ। सोने की तीलियों से वो जो जाली है, नेट बनी, उसे अपने पंखों को बार बार टकराएंगे, और इसी प्रयास में हमारे जो पुलकित है, सुंदर सुंदर जो पंख हैं, वो टूट जाएंगे। यानी कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आज़ाद होने के प्रयास में हम अपने पंखों को बार बार पिंजरे से मारेंगे, सोने की तीलियों से मारेंगे, और इस प्रयास में हमारे सुंदर सुंदर जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। अब अगली लाइन देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहता है, हे मनुष्यों, हम पक्षी जो हैं वो नदी का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, क्योंकि हम वही हमारी आदत है, हमारी शुरू से आदत रही है कि हम खुले जंगल में घूमते हैं और नदी का बहता हुआ जल पीते हैं। यही हमारी आदत है, इसी में हमारी खुशियाँ हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। लेकिन आप जब हमें पिंजरे में बंद करोगे तो पिंजरे में तो नदी आएगी नहीं, क्योंकि बहता हुआ जल तो हमें खुले में मिलेगा, पिंजरे में तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे? सोने के पिंजरे में बंद करोगे ना, और उसके बाद हमें सोने की कटोरी होती है, उसमें आप हमें खाना दे दोगे, ये दिखाने के लिए कि आप बहुत अमीर हो, और आपको ऐसा लगेगा कि हम इस सोने के पिंजरे में बंद हो जाएंगे और सोने की कटोरी में खाना दे के बड़े खुश हो जाएंगे। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी अमीरी दिखा रहे हो कि हम सोने के पिंजरे में बंद कर रहे हैं, पक्षी खुश हो जाओ, लेकिन आपने तो अपनी खुशी के लिए हमें बंद कर लिया ना, आपने तो हमारी आज़ादी छीन ली। तो इसलिए हम क्या करेंगे? मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि पिंजरे में बंद रहना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हमें तो बहता हुआ जल पीना पसंद है। तो ऐसे पिंजरे में हम क्या होगा हमारे साथ? हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम कुछ खाएंगे नहीं। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। वो कहता है पक्षी, इससे बेहतर तो हम खुले आकाश में उड़ेंगे। आप हमें अच्छा खाना खिला रहे हो ना पिंजरे में, कनक कटोरी की मैदा से। कनक मतलब आपने पहले भी ऊपर पढ़ा है, कनक मतलब सोना। गोल्ड की कटोरी में आप हमें मैदा दे रहे हो। मैदा का अर्थ यहाँ पर बच्चे समझ लो अच्छा वाला खाना, काजू किशमिश भी हो सकता है। यहाँ मैदा का बहुत बड़ा अर्थ है कि आप ये समझ के चलो कि वो पक्षी कह रहे हैं कि आप हमें सोने की कटोरी में अच्छा खाना दे रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये बहुत खुश हो जाएंगे। जी नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। कहीं भली है कटुक निबौरी, इससे जो अच्छा है कि हम नीम के कड़वे फल खा लें। कटुक मतलब कड़वा, निबौरी का मतलब होता है जो नीम के जो छोटे छोटे फल होते हैं, आम की तरह होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो कड़वे होते हैं। तो पक्षी कह रहा है इस पिंजरे में बंद होकर के सोने की कटोरी में अच्छा खाना खाने से तो बेहतर है कि हम आज़ाद होकर के नीम का कड़वा फल ही खा लें, वही हमारे लिए अच्छा। इसका अर्थ ये हो गया कि वो कहते हैं हम आज़ाद रहना चाहते हैं, इस पिंजरे में बंद रहना, और अच्छा खाना हमें नहीं चाहिए, भाई अपना खाना अपने पास रखो। अगली पंक्ति देखते हैं अगले पेज पर। फिर वो आगे कहता है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ यहाँ पे पिंजरा ही है। वैसे श्रृंखला का मतलब होता है चैन, जंजीर जो होती है जंजीर, लेकिन स्वर्ण को पता है, अभी हम कनक आया था एक शब्द,
जो कनक है और स्वर्ण है वो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो वो पक्षी कह रहा है इस पंक्ति में कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जब आपने सोने के पिंजरे में बंद कर दिया तो हमारी गति, यानी गति का अर्थ क्या है, हम उड़ नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते, गति उड़ान सब भूले। हम तो, हमारा जो घर है वो छोटा सा पिंजरा हो गया, उसी में इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस पिंजरे में बंद होकर के हम तो उड़ना सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब जो आज़ादी की जो ज़िंदगी, अभी पक्षी क्या कह रहा है, जब हम बंद हो गए हैं, आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया है, तो क्या हो गया है हमारे साथ, अभी पक्षी पिंजरे में बंद हो गया। याद रखिए इसका संदर्भ ये है, पक्षी पिंजरे में बंद हो गया है। कह रहा सोने के पिंजरे में बंद होने के बाद हम अपना उड़ना तो सब भूल गए, आज़ादी वाली ज़िंदगी हम भूल गए हैं। और आज़ादी की जो ज़िंदगी थी वो बस सपने में ही रह गई है। आपने जानते होंगे जो हम वास्तविक जीवन में, रियलिटी में पूरा नहीं कर पाते, उसको सपनों के माध्यम से हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो पक्षी भी यही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम क्या हो गए कि हम सोने के पिंजरे में बंद हो गए, तो अपनी गति उड़ान, जो उड़ने की जो ज़िंदगी थी आज़ादी वाली, सब हमारी सब ख़त्म हो गई। अब हमारी ज़िंदगी सिमट गई है सिर्फ पिंजरे के अंदर। और ये जो ज़िंदगी पहले वाली है, खुशियों भरी आज़ादी सी ज़िंदगी, जो हम कहीं उड़ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, ये ज़िंदगी सिर्फ अब सपनों में ही रह गई है। तो इसको क्या कहता है कि पक्षी बस सपनों में देख रहे हैं, अब बस सपनों में ही देख रहे हैं सब आज़ादी के दिन। तरु की फुनगी पर के झूले। अब ये क्या करते थे आज़ाद होकर के, वो तरु की फुनगी पर बैठ के झूला झूलते थे। तरु मतलब है ट्री यानी पेड़, और फुनगी होता है बच्चों, जब जो ट्री जो होता है, ट्री यानी पेड़, उसके सबसे आगे का हिस्सा होता है जहाँ से पेड़ जो पत्ते निकलने शुरू होते हैं। आप देखोगे जितना पीछे की तरफ जाओगे, वो ट्रंक की तरफ, जब पत्ते से आप चलोगे, ट्रंक की तरफ बढ़ोगे, तो ट्रंक तो मोटा है तो हिलेगा नहीं। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल झूले की तरह ऊपर नीचे होता है, स्विंग करता है, तो उसको फुनगी बोलते हैं। तो उस पर पक्षी बैठ जाते हैं, तो ऊपर नीचे झूलते रहते हैं। तो आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप अपने आसपास देखोगे, आपको दिख जाएगा। तो वो कहते हैं कि हम सपनों में, अब जो हम सपनों में ही देख सकते हैं कि कभी हम आज़ाद होकर के पेड़ की सबसे अगली वाली शाखा पे फुनगी पर बैठ के झूला झूलने का आनंद लेते थे, क्योंकि पिंजरे में संभव नहीं है। फिर वो कहते हैं, और अपने दुख को प्रकट करते हुए कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस अंश में पक्षी कहते हैं कि हमारे मन में ऐसे अरमान थे, क्योंकि जब हम आज़ाद थे, क्योंकि आपने तो बंद कर दिया, कि हम, अरमान का मतलब होता है इच्छा, हमारी जो डिज़ायर होती है बच्चों। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे मन में ऐसे अरमान थे कि हम खुले आसमान में दूर तक उड़ते चले जाते। नीला नभ मतलब ब्लू स्काई, सीमा मतलब एक लिमिट होती है कि वहाँ तक उड़ते चले जाएंगे, दूर तक जहाँ तक आसमान दिख रहा है। तो ये हमारे मन में इच्छा थी कि हम उड़ते चले जाएं और वहाँ तक उड़ते चले जाएं जहाँ तक आसमान दिख रहा है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब फिर वो क्या सोच रहे हैं, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस अंश में क्या कहता है पक्षी, लाल किरण सी चोंच खोल। जो हमारी चोंच है वो एकदम किरण की तरह है, जो जैसे सूरज की किरण होती है। उसको क्या बोला गया, आपने अगर पढ़ा होगा इंग्लिश में, जिसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में इसको रूपक अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पक्षी की चोंच है उसको कवि ने कहा है वो किरण की तरह है। जैसे, अब ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट है और आप समझ नहीं पाओगे, तो उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या कहना चाहता है पक्षी के माध्यम से कवि, कि जैसे सुबह होती है, सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणों के धरती की तरफ प्रवेश करते ही जो तारे हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। जब सूर्य निकलता है तो तारे गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी बात को कहा गया है कि जैसे ही पक्षी क्या कहता है, लाल अपनी किरण चोंच को, चोंच क्या है, मेरी किरण की तरह है, इसको हम खोलते और क्या करते,
तारक अनार के दाने और अनार के दानों के समान तारों को चुग लेते। कहना क्या चाहता है पक्षी कि इतनी ऊपर तक हम उड़ते चले जाते आसमान पे आज़ाद होकर के कि ऐसा लगता कि हम तारों को ही दाना समझ करके खा लें, चुग जाएं। क्या कौन से दाने? अनार के दाने। सीधा सा अर्थ हो गया, पक्षी कहता है जब हम मेरे मन में अरमान थे कि खुले आकाश में उड़ते और अपनी जो चोंच है वो किरण की तरह मेरी चोंच है, उससे मैं तारों को अनार का दाना समझ के उसको खा लेता, यानी इतना ऊपर उड़ता चला जाता। लेकिन ये तभी संभव होता जब मैं आज़ाद होता। अभी ये सब वो सपने में ही देख रहा है, ऐसा सोच रहा है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये भी वही बात कर रहा है जो उम्मीद कर रहा है। अभी आज़ाद नहीं है, अभी ये बंद है और वो आज़ादी की बात कर रहा है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब यहाँ पर होड़ा होड़ी का अर्थ है बच्चों जो हमारा कंपटीशन होता है, जैसे रेस होती है, उसके लिए कहा जा रहा है होड़ा होड़ी। कंपटीशन का अर्थ, इसका इंग्लिश में मीनिंग है कंपटीशन, और सामान्य शब्दों में इसको प्रतियोगिता बोलते हैं। तो पहले वर्ड की मीनिंग समझ लीजिए। क्षितिज का मतलब है होराइजॉन, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, ऐसा लगता है हमें। सीमाहीन मतलब होता है अनलिमिटेड। क्षितिज तो आपको बता ही दिया। और तनती सांसों की डोरी का अर्थ मैं बताऊंगा अभी, फिर अगले वाला भी समझ लेते हैं। नीड़ ना दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब होता है घोंसला, नेस्ट। टहनी का अर्थ है उसकी एक ब्रांच, जो ट्री की ब्रांच होती है। आश्रय, शेल्टर, जहाँ पर रहते हैं पक्षी। छिन्न भिन्न का मतलब है नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। जो समझना है आपके पास रिकॉर्डेड है, वीडियो बार बार सुनिए, देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। नीड़ का मतलब मैंने बताया घोंसला, टहनी का मतलब बताया मैंने पतली सी जो ब्रांच होती है ट्री की, जिस पे पक्षी घोंसला बनाते हैं। आश्रय मतलब है घर या शेल्टर, जहाँ पर रहते हैं। छिन्न भिन्न का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, और इसमें है आकुल। आकुल का मतलब है मुक्त, खुली, और विघ्न का मतलब है डिस्टर्बेंस, रुकावट। तो हम इसको व्याख्या करते हैं ऊपर से। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी कहता है कि हम अपने मित्रों के साथ में रेस लगाते कि चलो तुम कहाँ तक उड़ते हो, तुम कहाँ तक उड़ते हो, और सीमाहीन क्षितिज यानी कि जो आकाश है, दूर तक फैला हुआ आकाश है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, हम अपने मित्रों के साथ में वहाँ तक रेस लगाते, यहाँ पर मुकाबला करते उड़ने का। तो होड़ा होड़ी का मतलब है मुकाबला करते, लेकिन ये कब करते? जब आज़ाद होते। अब इस मुकाबले में दो ही बात हो सकती हैं, या तो हम हार जाते, या तो फिर वहाँ तो कोई पहुँच नहीं सकता जहाँ पर आसमान का अंत हो रहा है, ऐसा लगता है वो तो बहुत दूर है। तो पक्षी क्या कहता है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते, यानी जो हमें दिख रहा है कि ये क्षितिज यानी आसमान वहाँ पर गिर रहा है, या तो हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे या हम थक कर के बैठ जाएंगे। तनती सांसों की डोरी का मतलब थक जाएंगे, अरे भाई अब हमसे नहीं होगा, यानी कि या तो हम पहुँचेंगे या तो हम थक करके डर के वहाँ पर बैठ जाएंगे, भैया अब हमसे नहीं होगा, हम बहुत थक गए हैं। ये सब क्या कहना चाह रहे हैं पक्षी? वो सब वो बातें कर रहा है जो आज़ाद होकर के हो सकती हैं। अपने मित्रों के साथ में रेस लगाना और यहाँ से वहाँ उड़ना, कोई एक पॉइंट डिसाइड कर लेना कि वहाँ तक तुम उड़ो, वहाँ तक तुम उड़ो। यानी हम बच्चे भी करते हैं ना, पार्क में देखा होगा, तुम ये वाले ट्री तक दौड़ो, तुम ये वाले ट्री तक दौड़ो, देखे कौन पहले जाता है, आज़ाद होकर के एंजॉय करते। बस वही बात हो रही है कि पक्षी कहता है जब हम आज़ाद होते हैं तो हम अपने मित्रों के साथ में रेस लगाते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, देखते हैं होराइजॉन, यहाँ आसमान धरती मिल रहे, वहाँ तक जाओ, चलते हैं, कौन पहले पहुँचता है। या तो कोई वहाँ पहले तक पहुँच जाता है, या तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे, या तो थक करके बैठ जाएंगे। या तनती सांसों की डोरी। तनती सांसों की डोरी का मतलब है या तो हम थक जाएंगे या तो पहुँच जाएंगे। अंत में जो है पक्षी ऐसे लोगों को कहता है जो पक्षियों को पिंजरे में बंद करना पसंद करते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है पक्षियों की आज़ादी छीनने में बड़ा आनंद आता है कि उनको लगता है पक्षी गा रहा है, जबकि वो पक्षी रो रहा है कि भैया क्यों मुझे पिंजरे में बंद कर लिया है तुमने। तो ऐसे लोगों से पक्षी क्या कहता है? नीड़ ना दो चाहे टहनी का, यानी कि आप मेरा घोंसला जो है, नीड़ मतलब घोंसला मत बनाने दो, टहनी पर ब्रांच पे तोड़ दो उसको। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारा घर जो हम जहाँ बनाते हैं, आपने देखा होगा चिड़िया घोंसला बना लेती है, कभी कूलर पे कभी एसी पे आप बनाते हैं, कबूतर भी बनाते हैं, ये मानकर चलो। वो पक्षी क्या कह रहा है कि हमारा घोंसला छीन लो। नीड़ ना दो मतलब घोंसला ना दो, चाहे टहनी का, यानी आप चाहे पेड़ पर हमें घोंसला ना बनाने दो, इस लाइन का अर्थ है। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, या हमने कहीं पर भी अपना घोंसला या घर बनाया हो उसको आप छिन्न भिन्न कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, समाप्त कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी जो मर्जी हो करो। लेकिन पंख दिए हैं तो,
लेकिन अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं, ईश्वर ने पंख दिए हैं, तो हमें उड़ने के लिए दिए हैं ना। तो प्लीज़ कृपा करके हमारी उड़ान में रुकावट मत डालो, हमें खुले आकाश में उड़ने दो और हमें चैन से जीने दो। हमें आज़ाद रहना पसंद है, क्योंकि हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, हमें आज़ाद रहना है। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, मतलब हमारी खुली और मुक्त उड़ान में विघ्न यानी रुकावट मत डालो। हे मनुष्यों, हम पर इतनी दया करो, इतनी दया करो। इसके साथ ही बच्चों ये कविता हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो समझना है, आप बार बार इस वीडियो को चला करके हर शब्द के अर्थ बताए हैं, हर लाइन का मीनिंग बताया है, आप बार बार देख के इसको समझ सकते हैं। और अब हम देखते हैं अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उसको देखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हिंदी से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी कहें ऐसा करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के प्रश्नों के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।